कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, जो कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, और इसके बाद हम लोग जीएसटी का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, तो इन्हें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है और प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है। पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है आपका अनक्षय। ठीक है, दूसरा क्या है? अनक्षय। ठीक है, तो अनक्षय नहीं बोल सकते उसको, क्षय प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको समाप्त होने वाला भी बोला जा सकता है प्राकृतिक संसाधन दूसरा आपका। ठीक, ओके। तो इस अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये वैसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे नवीकरणीय, नवीकरणीय, या इसी को हम गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत के रूप में भी जानते हैं। वहीं हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की बात करें, ठीक है, तो इसे हम अनवीकरणीय और परंपरागत के रूप में जानते हैं, परंपरागत के रूप में जानते हैं, परंपरागत संसाधन के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि ये हम कितना भी यूज कर लें, इसकी मात्रा असीमित है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा ये जनरेट होते रहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन जो है हमेशा क्या होते हैं? जनरेट होते रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसके और एग्जाम्पल आप याद कर लें तो वो सही रहेगा। जैसे ज्वार हो गया, ज्वार ऊर्जा की अगर बात करें, या फिर भूतापीय ऊर्जा की, भूतापीय ऊर्जा की बात करें, ठीक है, या फिर बायोमास, बायोमास, इसे भी क्या नवीकरणीय में रखा गया है। ओके, बायोमास को भी। वहीं हम अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो ये क्या है, इनकी मात्रा जो होती है ये सीमित होती है। ठीक है, मात्रा क्या है? सीमित होती है, और ये मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे वन हो गया, वनजीव हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, फॉसिल्स, जितने भी प्राकृतिक गैस हैं, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके अनवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन है। ठीक है, जो कि खत्म हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा में एक विद्युत ऊर्जा, चाहे ताप विद्युत ऊर्जा हो, ठीक है, या फिर जल विद्युत ऊर्जा हो, इसको भी रख सकते हैं। ये अनवीकरणीय है। ठीक है, ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा वगैरह, ताप विद्युत ऊर्जा या भूतापीय विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है आपके अनवीकरणीय में आते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। आगे आपका क्या बोल रहा है? आगे एक क्रियाकलाप किया गया है जिसमें वही बताया गया कि अगर हम संसाधनों का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ी है, ठीक है, उन्हें संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। ओके, आगे फिर हम हमारा जो चैप्टर है उसके हिसाब से अगर देखें तो चैप्टर है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे। ठीक है, ये सब के बारे में जानना है। तो ये सब को क्या प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया, और इसको इसका जो निर्माण होता है, सजीव प्राणी जो जितने भी जीव हैं उसके मृत अवशेषों को कई साल दबने दबने और क्या बोलते हैं, और अपघटित होने के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि जीव के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे कोयला, कोयला के बारे में जानेंगे। कोयला के बारे में तो कोयला का उपयोग बताया हुआ है कि इसका उपयोग जो है रेल इंजन में, ठीक है, चलाने के लिए, ताप या शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, या फिर बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर कोयले का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया, कोयले की कहानी, मतलब कोयले का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के जो निचले जलीय क्षेत्र थे उसमें घने वन थे। ठीक है, और जब हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह जो भी हो, ये आया, तो इसके कारण जो भी वन मृदा था नीचे दब गया, उसके ऊपर मिट्टी जम गई। ठीक है, और जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया।
और उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ से आपको ये पूछ सकता है कि कोयले का निर्माण किस कंडीशन में होता है। तो उच्च दाब और उच्च ताप के आधार पर कोयले का निर्माण होता है। ओके, कोयले का निर्माण कैसे होता है? उच्च दाब और उच्च ताप के आधार पर होता है। और एक चीज़ ये कि जो भी मृत वनस्पति हैं जो जमे हुए हैं धरती के नीचे, वो धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रम को जो है कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। जिस धीरे धीरे प्रक्रम के द्वारा वो कोयले में परिवर्तित होते हैं उसे कार्बनीकरण कहते हैं। ओके, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कोयला का निर्माण जो होता है वनस्पति के अवशेषों से होता है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म। ये देखिए कोयले का एक खान दिखाया गया है जहाँ से कोयले निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा। आगे बोल रहा है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि कोयले का उत्पाद नहीं है, तो कौन कौन सा है? तो कोल है, कोलतार है, कोयला गैस है, ये सब कोयले के उत्पाद हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोक। कोक क्या होता है? ठीक है, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप, तो पूछ सकता है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में होता है। इस्पात उद्योग में कोक का यूज किया जाता है और वहीं बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका यूज होता है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, ये शुद्धतम रूप है कार्बन का, इस्पात उद्योग में इसका यूज होता है और धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका यूज होता है कोक का। ठीक है, आगे चलेंगे हम कोलतार। कोलतार की अगर बात करें तो यह जो है अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य कोलतार। यह 200 पदार्थों का मिश्रण, कितने पदार्थों का? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार की बात करें, ये देखिए कोलतार, अलकतरा जिसको बोलते हैं हम लोग, अलकतरा। सड़क निर्माण में इसका काम होता है, अलकतरा। आगे देखेंगे, आगे इसके उपयोग के बारे में बात किया गया है कि इसका जो उपयोग होता है औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों में होता है, जैसे संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में होता है। ठीक है, ओके। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां जो है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से एग्जाम वगैरह में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है VVI कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ओके, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पे एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बना कि कीट वगैरह, मौत और अन्य कीट को भगाने के लिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ। मौत और कीट को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनी होती है? तो कोलतार से। किससे बनी होती है? कोलतार से। और दूसरा, पक्की सड़क, आजकल वर्तमान समय में पक्की सड़क का जो निर्माण होता है उसमें पेट्रोलियम उत्पादक बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ये बिटुमिनस कोयला नहीं है, ये बिटुमेन है। ठीक है, जिसका अन्य नाम जो है, या इसी को डामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डामर। अगर आपको कहीं बिटुमेन नहीं मिले तो डामर जरूर मिलेगा आपको। डामर, बिटुमेन बोलिए या डामर बोलिए, डामर का यूज किया जाता है अभी जो सड़क निर्माण होते हैं कोलतार के जगह पे। तीसरा है आपका कोयला गैस। कोयला गैस की अगर हम बात करें तो जब कोयला से हम कोक बनाते हैं, कोयला के प्रक्रमण से, क्योंकि प्रक्रमण से ही एक कोलतार कोयला गैस का निर्माण होता है। तो जब कोक प्राप्त करते हैं तो उस समय ही कोयला प्रक्रमण संयंत्र से जो है ना गैस, कोयला गैस की प्राप्ति होती है हमें। ठीक है, यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में के आसपास कोयला गैस का उपयोग कर प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। सड़क पे रोशनी जलाया गया था, लाइट लगाया गया था 1810 में लंदन में, न्यूयॉर्क में 1820 में। और उस लाइट जलाने के पीछे कोयला गैस का प्रयोग किया गया था। ओके, इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है अभी, मतलब आजकल जो वर्तमान में रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में वर्तमान समय में किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है आपका पेट्रोलियम। कोयला हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम। तो हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम का उपयोग क्या होता है? ईंधन की तरह के रूप में किया जाता है। जैसे कि हल्के स्वचालित जितना भी हल्का वाहन है ना, हल्का गाड़ी है, उसमें पेट्रोलियम का यूज होता है।
जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये सब पेट्रोलियम का यूज होता है उसमें। और जितने भी भारी वाहन हैं, भारी गाड़ी है, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक, इस सब में डीजल का उपयोग होता है। और ये ईंधन भी, मतलब पेट्रोलियम जो है आपका प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। वे जीव जो मर जाते हैं, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो मर जाते हैं, और उनके शरीर जो है समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, और फिर उसके ऊपर रेत, मिट्टी जो होती है उसके ऊपर आ जाती है, और लाखों वर्ष तक। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोयला हो या फिर पेट्रोलियम हो, ये कंडीशन अप्लीकेबल होता है सब पे। वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए, उच्च दाब तक वो जो मृत जीव है लाखों वर्ष तक उसमें दबे रहते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। ओके, अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का भंडार समुद्र के नीचे, वहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालने की क्रिया ही कहलाता है पेट्रोल का। परिष्करण कैसे करते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये समुद्र है जिसमें ये कुएं खोदे गए हैं। इसमें से एक पाइप जो ये डाला गया, ये गैस के लिए। हम सभी जानते हैं कि लिक्विड के ऊपर गैस होता है, इसलिए एक पाइप इतना उठा हुआ है, ठीक है, जिससे गैस ऊपर में ही रहता है। यहाँ पे गैस होगा तो इससे गैस निकल जाते हैं, जितने भी प्राकृतिक गैस है, और यहाँ से तेल निकाल लिए जाते हैं। तेल हमेशा नीचे होते हैं, तेल निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पे कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत है, जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? तो जल से ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं कौन? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से हल्के कौन होते हैं? गैस। इसलिए जल के ऊपर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर गैस होते हैं। ये कुआं में साफ दिख रहा होगा आपका, ये आपका जल है, जल का स्तर है। फिर ये आपका तेल का स्तर आ गया, ठीक है, और फिर ये आपका क्या है? गैस का स्तर है। तो जो जल भारी होता है उससे हल्का तेल होता है, उससे हल्का गैस होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विश्व का पहला तेल का कुआं जो है, तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, ठीक है, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। उसके जस्ट 8 साल बाद, ठीक है, 1867 में असम के माकूम में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है, माकूम में नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में सबसे पहले तेल का पता कहाँ चला? तो असम के माकूम में। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बई हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। चलिए, अब पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो पेट्रोलियम की परिष्करण की बात करें, अर्थात पेट्रोलियम निकालने की अगर हम बात करें, तो ये इसका अर्थ होता है, परिष्करण का अर्थ होता है कि पेट्रोलियम जो होता है बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, या विभिन्न संगठन जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। और इन सभी संघटकों, ठीक है, इन सभी संघटकों को अलग करना, ठीक है, अलग करना, पृथक करना ही परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। ये मशीन है, आप देख रहे होंगे, ये मशीन है आपका, इसी के द्वारा उसके संघटकों को अलग किया जाता है, पेट्रोलियम परिष्करणी। ओके, अब देखेंगे हम पेट्रोलियम में जो पाए जाते हैं ना प्राकृतिक गैस या अनेक उपयोगी पदार्थ जो हमें मिलते हैं, इन्हें हम पेट्रो रसायन के नाम से जानते हैं। पेट्रो रसायन के नाम से, मतलब पेट्रोलियम से मिलने वाले जितने भी उपयोगी पदार्थ है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे, अपमार्जक मतलब में किया जाता है। रेशे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक जितने भी बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसका, और औद्योगिक निर्माण में भी इसका किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। और पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी पदार्थ जो उससे हमें मिलते हैं उसे हम पेट्रो रसायन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। ओके, प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, और इसे प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसे क्या किया जाता है? उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है और इसे भंडारित किया जाता है उच्च दाब पे। ओके, और ये प्रदूषणकारी, बहुत ही कम प्रदूषणकारी होता है, इसलिए यह एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है।
जहाँ इसकी आपूर्ति है वहाँ पाइपों के माध्यम से इसे भेजा जा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अब कुछ जो हमने पढ़ा है पेट्रोलियम के एक संघटक, उसके कुछ उपयोग की बात यहाँ की गई है। तो सबसे पहले एलपीजी की अगर बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोल की बात करें तो मोटर वाहन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका यूज होता है। मिट्टी का तेल की बात करें, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन, जेट वायुयान के लिए मिट्टी के तेल का यूज होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डीजल की अगर बात करें तो भारी मोटर वाहन तो बता ही दिया, और विद्युत जनित के लिए ईंधन जो होता है उसमें डीजल का यूज होता है। स्नेहक तेल की बात करें तो स्नेहन बनाने में होता है इसका। और पैराफिन मोम की बात करें, मरहम, मोमबत्ती, वेस्लिन आदि का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये 7 नंबर है, बिटुमेन, जिसको हम डामर भी बोलते हैं। पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका डामर का यूज होता है। ओके, वही प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस को पाइप के द्वारा बोले थे भेजा जाता है। तो वही बोल रहा है कि इसका एक जाल बड़ोदरा, दिल्ली के कुछ भागों एवं अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। और प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। साथ में प्राकृतिक गैस में हमारे देश में जो भंडार है उसमें त्रिपुरा है आपका, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सब है आपका। यहाँ पे इसका प्राकृतिक गैस का भंडार है। आगे अगर बात करें, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कुछ क्या है, प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन की बात करें, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं आपके, ठीक है। ये इस तरह के जो हैं ये सब क्या है, समाप्त हो जाएंगे ज़्यादा यूज करेंगे तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम, ये इस तरह के जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जिसको बनने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तथा जहाँ जहाँ हमें इसके भंडार मिले हैं, ठीक है, वहाँ से ये पता चलता है कि 100 वर्ष और चलने वाले हैं वो भंडार, बाद में फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सीमित मात्रा में इसके भंडार मिलते हैं और सीमित नहीं है। इसके अलावे ये इसका यूज करने पे हमें वायु प्रदूषण को देखना पड़ता है। अतः कह सकते हैं कि ये संसाधन जो है आप कोयला और पेट्रोलियम, इसका हम लोग जब ज़रूरत पड़े तभी इसका उपयोग करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। तो ये सब वही सीमित संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो इसको अपरंपरागत में रख सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके कुछ नियम हैं, गुर हैं, ठीक है, ये बताते हैं। पहला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से अगर आप चलाइएगा तो कम पेट्रोल डीजल खत्म होगा। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। दूसरा नियम, टायरों का दाब सही रखिए, उससे भी पेट्रोल डीजल पे इफेक्ट पड़ता है। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, सर्विसिंग वगैरह सही समय पे होना चाहिए। तो इन सब का प्रयोग करके हम पेट्रोल डीजल को कम कर सकते हैं, मतलब कम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा खपत नहीं होने देंगे। बस हो गया आपका, कोयला पेट्रोलियम के बारे में बता दिया, ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका। अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं इसका DST-IS का ऑब्जेक्ट। तो चलिए DST-IS के ऑब्जेक्टिव पे लेके चलते हैं आपको। तो 5वां टॉपिक ये रहा, कोयला और पेट्रोलियम। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ ड्रिल या प्रवेधित किया गया, ठीक है। तो ये अमेरिका में किया गया था, पेंसिल्वेनिया में किया गया था। कब, 1859 में। वहीं 8 साल बाद हमारे यहाँ भी कुआं खोजा गया था, 1867, असम के माकुम में। इसके अलावा हमने पढ़ा था असम, गुजरात, बम्बई हाई, ये सब गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है हमारे यहाँ तेल का भंडार। आगे देखेंगे, देखिए पूछ लिया ना क्वेश्चन, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां की प्राप्ति किससे होती है? तो हमें इसकी प्राप्ति कोलतार से होती है, हमने ये देख लिया है। इसमें एक नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोलतार और कोल गैस जो है कोयले के उत्पाद हैं। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये कि कोयले के उत्पाद के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोलतार और कोल गैस को जाना जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके भंडारित किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे आपको प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। आगे हम देखेंगे कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला तो है ही, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक मतलब सभी यहाँ पे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के जितने भी डीजल हैं, मिट्टी के तेल हैं, पैराफिन मोम है, स्नेहक तेल है, तो ये क्या है, ये आपका सब हो जाएंगे, सभी हैं। पेट्रोलियम के ये सारे उत्पाद ही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रो रसायन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, पेट्रोल रसायन बोलते हैं। बस हो गया, आपका खत्म हो गया। उपरोक्त सभी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। और भी ये 4 और प्लस ये पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं, बिटुमेन तथा पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। मैं ऐसे ही एक एक करके टोटल 18 अध्याय है, रोज़ वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए। इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, खास करके एनसीईआरटी से उठाते हैं, वो सब डील हो जाएंगे साइंस के। अगर आप लोग को कुछ सजेशन देना है कि और मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है आपका दहन और ज्वाला। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा भाग जो है ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है, कहाँ पे पूर्ण रूप से दहन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये सब देखेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।